अस्सलामुअलैकुम। मैं फैसल करीम हूँ, मेरे साथ तावान ज़फ़र हैं और अहमर भट्ट हैं। और हमारे इस जो गुफ्तगू का नाम हमने रखा है वह बात क्या है। बात क्या है से मुराद यही है कि हम रोज़मर्रा के बहुत सारे ऐसे मामलात आते हैं हमारे सामने जो निकल जाते हैं। हम तीनों का ताल्लुक न्यूज़ मीडिया चैनल से है और आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पता है कि न्यूज़ मीडिया चैनल में कौन सी खबरें ज़्यादा अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस लीड कर रही होती हैं, लेकिन उसमें कहीं बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, जो बहुत अहम हैं। मतलब ये तुम्हारी आदत बन गई है कि तुम स्क्रीन पे बैठे हो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अलावा किसी को तो बात ही नहीं करनी है। तो भाई मुख्तसर करो यार, बात क्या है सबको पता है, बात क्या है हर आदमी की अपनी बात है, तो आगे चलो। चले तो फिर बताएं तावान भाई, आज आपकी बात क्या है? बात क्या है? बात क्या है भाई साहब? बात ये है कि 95% औरतें जाहिल हैं। तो बात ही खत्म हो गई यार, और कोई बात ही नहीं है। बात ये है कि 95% औरतें जाहिल हैं। बट साहब आप बताएं आपकी क्या बात? भाई मैं जितनी भी औरतों से मिला हूँ, अच्छा मैं आपकी बात पे बात कर रहा हूँ या अपनी बात पे बात कर रहा हूँ? आप अपनी बात बताएं। अच्छा मैं अपनी बात बता रहा हूँ। भाई मेरी बात तो एक बहुत बड़ी परेशानी है, मैं तो सारी बातें भूल गया, लेकिन जो असल बात मेरी बात है कि मेरा 1.25 लाख रुपए का बिल आ गया बिजली का भाई। और इतनी गर्मी में हाँ, तो इतनी गर्मी में मुझे अब बैठना पड़ रहा बगैर एसी के, मजबूरन वो भी। और यही बिल जो मेरा जो था ये पिछले महीने तक जो था ये मेरा जो तकरीबन जो है ना 50-65 के करीब आता था बिल मिला के, जो इस महीने मुझे 1.25 लाख, बल्कि 1,40,000 सॉरी 1.5 लाख के करीब है भरना पड़ेगा। तो आप में से किसी के पास कोई गुर्दा है, कोई किडनी है, कोई 50-50 हज़ार रुपये कोई मेरे लिए अगर आप कह रहे हैं कि मुझे बगैर एसी के बैठना पड़ रहा है, तो पिछले सारा महीना आपने एसी की अय्याशी की है, तो अब बिल भरते हुए क्या आ रही है भाई? बिल्कुल बिल भरते हुए ये मौत आ रही है कि जब एसी भी चाहिए अगर मुझे वो बिल भी नहीं भरना। वाह भाई वाह, पता नहीं आप सही है, ऐसे ही बिल भरा जाए। बट ठीक है भाई, यार आप दोनों की बात आ गई। अब भट्ट साहब ने कहा कि भाई किसी का गुर्दा, गुर्दे भी हैं, दोनों हैं और बात भी है। भाई मेरी भी बात सुन रहा है, मेरी बात क्या है? काम चल जाए तो कुर्तों से काम चला ले। अच्छा अब भाई, अब मैं अपनी बात बता दूं। अपनी बात बताएं आप। भाई मेरी बात यह है कि माहौल दोस्त मौलवी जो है वो मुझे टकराए एक सोशल मीडिया पे, लेकिन फिर मैंने देखा कि उनके साथ कुछ धींगा मुश्ती हुई, उनको जेल भी भेज दिया। अब मदारिस में मदारिस और माहौल दोस्ती ये थोड़ा सा पोल्स अपार्ट तो मैं नहीं कहूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट लगता है ना। लेकिन मैं बात ये करने जा रहा हूँ कि आखिर ऐसा वो शख्स कौन है, उसके साथ क्या हुआ, और फिर अभी करंट सिचुएशन, करंट सिनारियो क्या है जो सोशल मीडिया पे बताइए। मैं स्वात के उस मौलवी साहब की बात कर रहा हूँ जो दरख्त वगैरह भी लगाते हैं अपने तलबा को माहौल दोस्ती के हवाले से और एनवायरनमेंट चेंज के हवाले से, वो मदारिस में तालीम भी देते हैं। तो इट्स सच अ रिफ्रेशिंग चेंज, यू नो। अच्छा यार फैसल, ये मदारिस क्या होता है यार? ये मदरसे की जमा तो उर्दू में मदरसों होता है, तुम्हें मदारिस, तुम किसी अरबी मुल्क में हो गया? तुम ये कतर में रह रहे हो क्या भाई? मदरसे की आमीन आमीन भाई आमीन। इस बात पे तो मैंने आमीन कहा है, और अगर ये कहने से कतर का कुछ मिल रहा है विजय, तो मैं एक नहीं 10 बार मदारिस कहूंगा। मेरा तवान भाई आपकी बात से शुरू करते हैं। आपने जो हमें बताया है कि ये बात क्या है, 95% खातिन जाहिल है, ये सिर्फ पाकिस्तान के, पूरी दुनिया की बता दी गई है। भाई एक बहुत बड़े आलिम है, उनका नाम है अदीम, गालिबन नाम है उनका। मतलब वो जी हो जाते तो बेहतर है। अदीम का मतलब भट्ट साहब को तो पता होगा। फैसल तुम्हें पता है अदीम का क्या मतलब है? अदीम मेरे सबसे बड़े भांजे का नाम तो है, लेकिन मुझे उसका मतलब नहीं पता। अच्छा, अदीम का एक मतलब ये भी है कि वजूद की उलट, यानी अदम। तो वो अदीम तो बेहतर है, क्योंकि उन्होंने बैक वक्त 95% खवातीन को जाहिल करार दे दिया है। अब पता नहीं इसमें उनकी वालदा हैं नहीं हैं, उनकी बहनें, उनकी अपनी अहलियाँ हैं या नहीं है। शायद अहलिया को तो वो उनके मुंह पे ना कह सकें, लेकिन बहरहाल बाकी जितनी भी खवातीन हैं, जो ज़ाहिर है वो सारी खवातीन उनकी अपनी नहीं होंगी, वो कोई दूसरी खवातीन होंगी, तो वो जाहिल हैं। और जाहिल उन्होंने इस बात पे कहा है, और एक टीवी शो पे कहा है, और नेशनल टीवी शो पे कहा है कि उस लड़की को जिसकी वजह से उन्होंने सबको जाहिल करार दिया, उसको तागूत का मतलब नहीं पता। अच्छा फैसल, तुम तागूत का मतलब क्या होता है? यार 95% खातीन और 1% मर्द जाहिल जो है वो इसमें ऐड कर लें। वैसे तागूती कुव्वत, मतलब मैं पूरा पिन पॉइंट मतलब तो नहीं बता सका, लेकिन तकरीबन इस्तेमार के करीब है इसका कोई मतलब।
नहीं, तुम भी 95% खवातीन में ही शामिल हो, इसका मतलब। चले, if that serves the purpose, but still, तागूत का मतलब please. वैसे तो भाई सरकशी होता तागूत है। हाँ, तागूत का मतलब वैसे सरकशी होता है। हम मनफी कुव्वतों के अच्छा। लिए तागूत इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मनफी, अगर मनफी। देखें, मैंने भी अभी दोबारा चेक किया। खास तौर से हाँ, बेसिकली मेरे ख्याल में जहाँ तक मुझे याद है कि ये मतलब जो हम इस्लामिक उसमें मतलब लेते हैं जी। तो वो मतलब वो यही है कि जो कानून इलाही अल्लाह के कानून के अगेंस्ट जो खड़ा होता है या उसके अगेंस्ट जाता है, उसके अगेंस्ट फैसला करता है और उस अपने उसके एक मुतबाक उसके पैरेलल एक निज़ाम ले आता है या उसको मेरे ख्याल में कहा जाता है, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये तो सही है। मौलाना अहमद भट्ट ने तो उसकी फ़िक़ही यानी तशरीह कर दी है, और हम इनसे बड़े मुतासर हो रहे हैं कि कम से कम ये 95% खवातीन में से नहीं है। इनको बहुत मुश्किल से मैंने याद किया है अपने आप को इन खवातीन से निकालने के लिए। यार ये मुझे लग रहा है पर्चा पहले आउट हो गया, मुझे बताया नहीं गया था ये। खैर चलें, खैर फिर तागूत का डिक्शनरी में अगर मतलब देखें तो वो सरकशी है, और सरकशी ठीक ज़ाहिर है। जैसे भट्ट साहब कह रहे हैं कि भाई कानून इलाही से, अल्लाह के हुक्म से रूगर्दानी करना, उसकी मुखालफत करना, गोया ऐसा शख्स सरकश है। तो सरकश तागूत का मतलब है। लेकिन साहिल अदीम साहब फरमा रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, तागूत जो है वो इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। अब पता नहीं ये उन्होंने तशरीह कहाँ से लेके आए हैं, हो सकता है शायद वो अमेरिका में काम करते थे तो वहाँ किसी ने उनको बता दिया, तो यहाँ उन्होंने सारी औरतों पे, चूँकि तागूत का मतलब नहीं पता तो इसलिए वो जाहिल हो गई हैं। अच्छा, ये माइंडसेट कोई नया नहीं है। ख़वातीन को पत्थर समझना, अछूत समझना, उनको नालायक समझना, उनको पैर की जूती समझना, और मैं अगर थोड़ा सा गैर मोहतात हो जाऊँ तो उनकी गवाही को आधी गवाही समझना, गोया वो अधूरी हैं, आधी हैं। ये हमारे मजहबी बयानिए का हिस्सा बना हुआ है बहुत अरसे से। इसमें किसी ने कोई तब्दीली करने की या इसको रैशनलाइज़ करने की ज़रूरत ही महसूस नहीं की, और अब वो ऐसा जहनों पे छा गया है कि हम समझते हैं ये बहुत नॉर्मल बात है। मतलब किसी खातून की बैठ के तौहीन कर देना, उसका मजाक उड़ाना, उसको ज़िल्लत महसूस कराना हमारे लिए कोई मतलब बड़ी बात और ही नहीं है। इसमें तवान भाई, इफ़ यू अलाउ मी टू ऐड अप, ये जब मैं ये फुटेज देख रहा था सोशल मीडिया पे, तो उसमें सिर्फ उसमें साहिल अदीम साहब नहीं बल्कि खलीलुर रहमान कमर साहब भी मौजूद थे। और जब उस खातून ने ये कहा कि भाई मैं आपसे जो सवाल कर रही हूँ आप मुझे उसका जवाब दें, आप मुझे कहाँ तागूत में और अरबी में उसमें फंसा रहे हैं, तो उस पर खलीलुर रहमान कमर साहब ने कहा कि अरबी आपके नज़दीक जो है कोई निचली चीज़ है, और आप अरबी जो आयत को मतलब कि यू आर फोर्सिंग अ नॉन इशू और आप उस पर लपेट के एक नई चीज़ बना रहे हैं। खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि तुम कुरान की आयत के खिलाफ जा रही हो, तुम कुरान की आयत के खिलाफ बात कर रही हो। यानी उन्होंने ये पूरा माहौल क्रिएट कर दिया कि वो लड़की इस शो से बाहर निकले और आग जला दे, वली अल्लाह का मुजाहिद उसकी गर्दन उड़ा दे या उसके सीने में 4 गोलियां पेवस्त कर दे कि ये तो कुरान की आयत की मुखालफत करके आई है। आप बात करते हुए सोचते भी नहीं कि आप किसी की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। आपको अपने माहौल का नहीं पता। आप जैसे लोगों ने इस किस्म का माहौल पैदा कर दिया है कि लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है, और आप फिर भी आपको नहीं आ रही, फिर भी आपको समझ नहीं आ रही। भट्ट साहब कुछ कहना यार लग रहा है। जी, मैं तो कह रहा था खलीलुर रहमान की कमर पे कोड़े मारने चाहिए, लेकिन दूसरी बात ये भी है कि वो तशद्दुद को जन्म देता है, तशद्दुद को जन्म देता है। तो अगर हम एक अच्छे बेहतर माशरे में तो हम बात करें, हम सख्त बात कर सकते हैं। अच्छा, वैसे आप दोनों साहिबान को ये नहीं लगता कि दिस ख्याल के मुनासिब है, आप दोनों को ये नहीं लगता कि दिस वाज अ बिट स्टेज्ड? काइंड ऑफ स्टेज। लेकिन देखें, मैं यहाँ पर एक बात दोबारा करना चाहता हूँ। खलीलुर रहमान कमर को अगर हम देखें, वो प्रोफेशनली जो वो रिसेंटली वो जो ड्रामे लिखते हैं वो बड़ी ख़वातीन की सुपरमेसी वाले लिखते आए हैं, और उसमें ख़वातीन के बड़े अहम किरदार होते हैं, और वो मतलब उनका ये मुनाफकाना तर्ज अमल मेरे ख्याल में, मतलब आई डोंट नो, सॉरी मैं यहाँ पर गलत कह गया, मुझे ये लफ्ज़ नहीं यूज़ करना चाहिए मुनाफकाना तर्ज अमल, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि उनकी जहनी रो क्या है। अगर उनके सारे ड्रामे देखे जाएँ तो मतलब अगर वो रियल लाइफ में ऐसे हैं और या तो उनसे लिखवाए जाते हैं या वो अपने आप को रियल लाइफ में इस तरह शो करते हैं खबरों में रखने के लिए। यहाँ पर मैं थोड़ा सा यार, आप लोगों ने साहिल अदीम की काफ़ी क्लास ली, मैं थोड़ा सा मुतासिर हूँ साहिल अदीम से, ठीक है। थोड़ी मैं साइड लेना चाहूँगा अगर आप लोगों की इजाज़त तो। मैं उनको थोड़ा बेनिफिट ऑफ द डाउट
मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ द डाउट देना चाहूँगा। साहिल अदीम इज़ वेरी मतलब वो बहुत ही बिजी आदमी है साहिल अदीम, और वो तकरीबन हर रोज़ की बुनियाद पे कहीं ना कहीं लेक्चर दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो जाके अपनी जो भी बातें कर रहे होते हैं, वो हर जगह तकरीबन वो एक मिशन को लेके चल रहे। मैंने उनको पूरा देखा। वैसे तो अमूमन वो ख़वातीन को बड़ी इज्जत देते हैं और बड़े उनके बारे में, और मतलब जो है उनको बहुत ही अच्छे उस पर रखते हैं, मुकाम पर रखते हैं। समटाइम्स मतलब मैं उनको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे रहा हूँ, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड समटाइम्स, यू गेट फ्रस्ट्रेटेड जब आपका जो आप बता रहे हैं, जो आप बताना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं, वो थ्रू नहीं हो रहा होता आपको। मतलब वो पे दर पे जाहिलाना सवालात रोज़ की बुनियाद पे, मैं जाहिलाना उन खातून को नहीं कह रहा जाहिल, लेकिन भारत आपको इस किस्म के सवालात जो मतलब अब आपकी ग्रेड से बहुत ही नीचे होते हैं, लेवल से नीचे होते हैं, और वो बात आपकी घूमती रहती है, लेकिन लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते, या लोगों की अक्सर वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम लोग हो जाते हैं। वो के साहिल अदीम साहब अगर खुद को इतना जो है स्पीकर कहते हैं, ऐसे स्पीकर को मोटिवेशन एग्जैक्टली मैं होते हैं ना, जब आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, जब आपको गुस्सा आया हुआ होता है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है आपका असल अंदर बाहर आ जाता है। जी, जैसे आपने खलील रहमान कमर की बात की ना, कि उनके ड्रामों में कुछ और होता है और वो नज़र कुछ और आते हैं, जब वो बात करते हैं तो कुछ और होते हैं। तो ये ड्रामे सिर्फ खलील रहमान कमर नहीं करते, और लोग भी करते हैं, और मेरा ख्याल है कि साहिल अदीम भी उन्हीं में से एक हैं। अगर हम उनका जहन पढ़ने की कोशिश करें ना, तो वो 2-3 वीडियोस बड़ी अहम हैं, जिससे अंदाज़ा होता है कि आप किसी के आप कितने मिसोजिनिस्ट हैं, आप ख़वातीन के बारे में आपकी क्या राय है। एक उनकी छोटी सी और वीडियो भी है, उसमें वो किसी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ वो यूनिवर्सिटी में गए और उनको नज़र आया कि हर लड़का लड़की एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हैं, और इसको उन्होंने बड़ा रिडिक्यूल किया, और उनके ख्याल में ये बड़ी घटिया चीज़ थी, और ये यूनिवर्सिटी वहाँ एक घटिया माहौल पैदा कर रही है। तो ये वाली जो सोच है ना भट्ट साहब, ये वही है, वो जो अभी साहब आए ना, जिन्होंने डांस कर दी पई है, और डांस कर दी पई है, बन जाएंगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल वही है। आप सूट कोट पहन के भी आप मिसोजिनिस्ट हो सकते हैं, आप औरत की आज़ादी के मुखालिफ हो सकते हैं, आप आज़ादी उसकी औरत की तरक्की के खिलाफ हो सकते हैं, आप उसको स्कूल यूनिवर्सिटी भेजने के खिलाफ हो सकते हैं। भाई तो फिर एक पर्टिकुलर हम इस नतीजे पे बिकता भी है। एब्सोल्यूट, तो इस नतीजे पे हम ज़रूर पहुंचेंगे, खुदा का वास्ता ये आप किसी को, और वो भी 95% खातीन जाहिल हैं, आप किसी को जाहिल कहने का हक मेरा नहीं ख्याल रखते हैं, और आपकी जाहिल की डेफिनेशन क्या है, मेरे ख्याल से वहीं से चीज़ होती है। ओके, हम इसको जिसको तागूत का मतलब नहीं पता वो जाहिल है। या फिर डांस कर दी पई है ज्यादा ना, अब डेफिनेशनों पे नहीं जाओ, अब तो चले। है। हाँ, ठीक है। अब उससे बैठते तागूत का मतलब पूछा जाएगा। यही नाम ही रख ले, फैसल तागूत। फैसल तागूती, फैसल तागूती। अच्छा, चले इसी से अगर मैं अपनी बात जोड़ दूं भट्ट साहब, विद योर परमिशन। हमने एक तरफ तो ये बात की थोड़ी, यू नो, पीर साहब बैठा हूं यहाँ पर, एक हमने एक कंजर्वेटिव नैरेटिव अभी देखा, लेकिन भट्ट साहब आपने कल ही बताया कि आप बरहमन हैं, तो भाई बरहमन पूछेगा ना भाई, बस फिर चले। अच्छा, हमने अभी कंजर्वेटिव नैरेटिव देखा टुवर्ड्स अ फैक्शन ऑफ द सोसाइटी, लेकिन मेरी नज़र से एक कहानी गुजरी सोशल मीडिया पे, और मैंने उसको ज़रूरी समझा कि ये इस पर डिस्कस करना चाहिए। अच्छा, लकीली हम तीनों, अभी जो आप तस्वीरें देखेंगे वो हम तीनों की ही है, और हम एक ऐसे मदरसे में होकर आए जो बड़ा माहौल दोस्त है, जहाँ पे अपने बागात उन्होंने किए हुए हैं, उन्होंने अपनी रेवेन्यू जनरेशन जो मदरसे की, वो उन्होंने उन बागात से भी की हुई है। सो उसको हम आगे चल के कभी ज़रूर डिस्कस करेंगे, और उस पर मैंने रिपोर्ट भी बनाई हुई है। तमान भाई, भट्ट साहब, स्वात में एक मौलवी फजल साहब हैं, उन्होंने पिछले साल एक ये बीड़ा उठाया कि मैं दरख्त लगाऊंगा, और इस काम में उन्होंने अपने जो शागिर्द हैं उनको भी शामिल किया। अकॉर्डिंग टू हिज क्लेम कि उन्होंने 10,000 दरख्त लगाए हैं, 10,000 दरख्त मिंगोरा शहर में। और मैंने जो वहाँ पे पता किया अपने लोगों से, तो उन्होंने कहा जी 1,000 दरख्त लगाए। बात ये नहीं कि 10,000 या 1,000, हुआ ये कि उन्होंने मिंगोरा बाईपास के करीब जो दरख्त लगाए थे, तो वहाँ की इंतज़ामिया ने आके उसको काट दिया, हटाने की कोशिश की। उन्होंने, मौलवी साहब ने रिटेलिएट किया, रिटेलिएशन में भाई मारा पीटी हुई,
और उसके बाद इल्ज़ाम ये लगा, सोशल मीडिया पे इल्ज़ाम चल रहा है कि भाई वहाँ के मुकामी एमपीए की ईमा पे उन पे एफआईआर हो गई, उनको जेल भेज दिया। तो इस पे एक ह्यू एंड क्राई हुआ कि यार देखें जो लोग इस तरह कर रहे हैं, आपने उनको जी जेल में डाल दिया है। अच्छा, माहिर सोर्सेस से कि मौलवी साहब थोड़े से एंग्जाइटी और डिप्रेशन के शिकार भी हैं, और कोई लड़ता झगड़ता है तो वो बिल्कुल फ्लेयर अप हो जाते हैं। तो जहां ये झगड़ा पहले रुक सकता था वहां नहीं रुका। अब ताज़ा तरीन इत्तलात तो भाई ये है कि ये झगड़ा खत्म हो गया, मौलवी साहब जेल से बाहर आ गए, तनाज़ा खत्म हो चुका है। नाउ द अदर साइड ऑफ द स्टोरी इज कि सोर्सेज ये कहते हैं कि उन्होंने 10,000 नहीं 1,000 दरख्त लगाए हैं। मैं समझता हूं तवान भाई, आपका खुद बड़ा गहरा ताल्लुक है स्वाद से, और आप कई मरतबा जा भी चुके हैं मेंगोरा में। अगर 1,000 है मेरा यार, आप बात कर रहे हैं। जी 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 तो अब शरीफ है। हाँ, मेंगोरा से आप मैं लोग मैं तो अच्छी बात कर रहा हूँ, मैं तो अच्छी बात कर रहा की हूँ। बात कर रहे हैं, वो भी सवाद का मौलवी, ऊपर से उसका नाम मौलवी फजलुल्लाह। अच्छा, उनका नाम मौलवी फजलुल्लाह नहीं है। वो मैं ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं उसमें उनका नाम भी है, मौलवी फजलुल हक है, या करेक्ट, मैं तो करेक्ट भी कर दूंगा। खैर, तो उन्होंने अगर 1,000 दरख्त भी लगाए, और अगर उन्होंने अपने मदरसे के जो शागिर्द हैं उनको, तुम्हारी बात आ गई है, तुम हमेशा की तरफ जी लंबा कर रहे हो। बात ये सॉरी, है कि हम मैं एक औरत दुश्मन, दरख्त दुश्मन, जानवर दुश्मन समाज में रहते हैं, तो वो उनको जुर्रत कैसे हुई भाई 1,000 दरख्त लगाने की? पहले तो वो इसका जवाब दें। हाँ और बिल्कुल, दरख्त काटना तो हमारी एक समझ लो कौमी हॉबी है ना, और उस इलाके में तो दरख्तों की कटाई का एक ख़ास माफिया मौजूद है जो पूरे जंगल साफ कर देता है मेरे भाई। तो हमारे यहाँ जी टिम्बर माफिया जो सारी चोर बाजारियाँ हो रही हैं, वहाँ ये दरख्त कटाई माफिया भी है। या तो वो उन्हीं लोगों में से होंगे, या कोई बासठ लोग होंगे जिनके यानी आसाब पे ये बात बहुत गिरा गुजरी कि भाई दरख्त के किनारे, सड़क के किनारे किसी ने दरख्त उगा दिए। अच्छा, मज़े की बात यह है कि हमारा कल्चर, हमारी तहजीब, हमारी तारीख़ दरख्त उगाने वालों की है। सड़कों के किनारे, शाहराहों के किनारे शेरशाह सूरी ने जब ये ग्रैंड ट्रंक बनाई थी तो पूरे रास्ते में फलदार और सायादार दरख्त थे। हमारी तो तारीख़ ये है, पता नहीं किस वक्त तारीख़ ने कोई ऐसा अजीबो गरीब मोड़ लिया है और हम पाताल में गिरते ही चले जा रहे हैं, और हर अच्छी चीज़, हर खूबसूरत चीज़, हर फ़ायदेमंद चीज़, हर मस्बत चीज़ हम उसको उड़ाने पे तुले हुए हैं। मौलवी फजल वहाब नाम है उनका। अब वो जेल से बाहर आ चुके हैं, और चाहे 10,000 लगाएं, 1,000 लगाएं या 1 लगाएं, आज हम कराची में बैठे हुए, आज की जो दोपहर की गर्मी थी वो बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। अल्लाह, तो मेरे ख्याल से ये एक चीज़ मेरे जहन से ज़रूर गुजरी, और मैंने कहा कि भाई इसको शेयर ज़रूर करना चाहिए। चाहे वो सवाल किया है, तो कोशिश करें कि अगले किसी शो में हम मौलवी फजल साहब से, या जो भी उनका नाम है, बिल्कुल उनसे हम बात करें, उनको लेके आए, मौलवी फजल वहाब, उनको लेकर आएंगे, और जो भी इसके पीछे पस मंजर है, इस सारे वाक़े के पीछे, वो हम बराह रास्त जान सकें उनसे। बिल्कुल ठीक है। भट्ट साहब, बात क्या है? भट्ट साहब आपकी बात क्या है? पहले तो मौलवी फजल साहब से मैं जो हूँ, मौलवी फजल साहब की मैं तारीफ़ करूँगा भाई। काफ़ी अर्से बाद कोई ऐसे मौलवी साहब सामने आए जिन्होंने कोई मस्बत चीज़ लगाने का उन्होंने उठाया है, बेड़ा उठाया। वरना मौलवी साहब अब तक जो कुछ लगाते आए हैं वो हम सब कहीं बताने के काबिल नहीं रहते कभी, और कभी जो है हमें शर्मिंदगी होती है। तो जहाँ भी हों उनकी इस एफर्ट्स की हमें तारीफ़ करनी चाहिए, और चाहे कोई भी हो, मौलवी हो या नॉन मौलवी हो। बहरहाल हमारे क्लाइमेट चेंज के लिए, या इस वक्त हमें अपनी माहौल को बचाने के लिए, अपने आप को, अपनी नस्ल को बचाने के लिए वाकई इस किस्म के एफर्ट्स की ज़रूरत है, चाहे वो जितनी छोटी हो। जैसे कि तुमने कहा, चाहे 10 लगाएं, चाहे 10,000 लगाएं, या तो अगर वो साथ में हमें ये सबक भी लेना है फैसल के, हम अगर मौलवी फजल वहाब साहब वहाँ पर सवात में लगा रहे हैं, मेंगोरे करीब जहाँ भी वो लगा रहे हैं, तो हम अपने घर के बाहर भी एक दरख्त लगा सकते हैं। वाह वाह वाह, चलो भाई, बहुत रात हो गई है, नींद भी आ रही है, इसी पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं आज की बात। यार मेरी बात रह गई यार आप लोगों ने अपनी बातें कर ली। अरे छोड़े यार, दफा करें, आपकी बात हमने कर ली ना। 1.5 लाख का बिल, भट्ट साहब की बात और उनका बिल, और वो मैंने इसीलिए पिच की थी। दिल 1.5 लाख का आ गया है बिल, और बिल बिला रहा हूँ मैं, और वो है अब्बा ने हाथ उठा लिया है। और ये बताएं यार, चलो ठीक है, जैसा कि मैंने बात को इसीलिए ये पिच किया था, और जैसा कि आपने बड़ा राइटली उसको वो पकड़ा कि हम यूटिलाइज तो कर लेते हैं चीज़ों को, बिजली को, पावर को और यूटिलिटीज़ को, लेकिन हम बिल नहीं भरना चाहते। भाई हम क्यों नहीं भरना चाहते बिल एज अ माशरा? यार बिल कोई मतलब शरीफाना तो बिल नहीं आ रहा है ना, मतलब उसमें इंसानियत नहीं है।
इतने टैक्सेस लगा दिए, और जब टैक्सेस का नाम ख़त्म हो गया तो आपने लिख दिया विदाउट नेम टैक्स। मतलब वो कोई इंसानियत तो नहीं है ना उन बिलों में। तो बहरहाल फिर भी आप एक मजबूर माशरे में आप मज़ाहमत नहीं करते, आपकी कोई सोशल पावर नहीं है, तो आपको भैया भुगतना पड़ेगा। नहीं, वो कराची का तो मसला भी उल्टा है ना। एक घर जो बिल दे रहा है वो बिल उसका भी दे रहा है, जो पिछले मोहल्ले में जो कच्ची आबादी है उसका भी बिल वही देगा, जो उसी मोहल्ले में किसी की सोर्स है उसने कुंडा लगा उसका भी वही देगा। तो भाई मेरे ख्याल से आई थिंक दिस इज़ अ वास्ट टॉपिक, बट साहब मैं चाहूँगा कि प्लीज़ योर 2 cents ऑन इट, देन वी कैन रैप दिस अप। नहीं 2 cents क्या, हम सब ने अपनी अपनी बातें कर ली मेरा ख्याल में। अब हमें जो है नेक्स्ट उसके लिए कोई ना कोई हम उसकी प्लान करें। लेकिन अगेन मेरी जो बात थी उसको मैं अगर कंक्लूड करूँ, रैप अप करूँ, तो वो यही बात है कि जहाँ तक हमें देखें, हम जो है मतलब पता नहीं किन किन ज़्यादतियों पर आवाज़ उठाते रहते हैं, लेकिन हमारे साथ जो ज़्यादती होती रहती है और जो हमारे हकूक़ पर डाका डाल दिया जाता है एकदम से रातों रात, हम वही बिल चुपके से भर रहे होते हैं लेकिन बाहर नहीं निकलते। कुछ जमातें हैं, कुछ आवाज़ें हैं जो उठती हैं, लेकिन वो बेचारी इसलिए कारगर नहीं होती कि उनके पीछे एक अवामी या अवाम नहीं होते, लोग नहीं निकलते, हालांकि निकलना चाहिए। अच्छा, हम लोड शेडिंग पर तो निकल आते हैं लेकिन क्योंकि वो मजबूरी बन जाता है, लेकिन बिल जब हम इसके लिए क्यों नहीं निकल पाते, आई डोंट नो। तो हमें इसके लिए भी निकलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी जहाँ कहीं भी किसी भी फोरम पे। ज़रूरी नहीं कि आप निकलें, बाहर निकलें, किसी भी फोरम पे जैसे कि हम लोग मौजूद हैं, हम इस फोरम को इस्तेमाल कर सकते हैं। वो लोग जो हमें सुन रहे हैं वो क्या कहते हैं, अपने घरों के बाहर जाकर एहतजाज करके किसी भी तरह फेसबुक पे डाल के, सोशल मीडिया पे डाल के आवाज़ उठाएं। जब तक आवाज़ आप कम से कम आप यही तो कर सकते हैं कि आवाज़ उठाएं। तो मेरा ख्याल है ये बहुत अहम बात की है आपने, और मेरा ख्याल है फैसल हम अपना अगला जो भी हमारी मुलाकात और बात क्या है रखेंगे, वो पूरा का पूरा हम बिजली के बिलों पे रखते हैं। कुछ थोड़ा सा उसका तज्जिया भी करते हैं, थोड़ी इन्वेस्टिगेट भी करते हैं, ये किस किस्म के टैक्सेस उसमें लगे हुए हैं और ये कितने जायज़ हैं, कितने नाजायज़ हैं, और क्या इन नाजायज़ बिलों के ख़िलाफ़ फतवा आ सकता है। मतलब जैसे वो मिल्क बैंक के ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त फतवा आ गया है और वो रुकवा दिया गया है, तो क्या ये नाजायज़ बिलों के ख़िलाफ़ कोई फतवा आ सकता है और आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? डन हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगला हमारा टॉपिक जो है वो डन हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त टैगलाइन दे दी तवान भाई और बट साहब, थैंक यू सो मच। और ये हमने काविश शुरू की है, हमारी ये काविश रोज़ाना की बुनियाद पे जारी रहेगी, तो देखते रहिएगा। हम बहुत जल्द अपने आप को एक्सपेंड भी करेंगे। अभी हम फेसबुक पे, यूट्यूब पे भी जाएंगे, इंस्टाग्राम, एवरीवेयर। तो बात करते रहिए, क्योंकि बात करेंगे तो मसाइल हल होंगे, क्योंकि बात क्या है। खुदा हाफिज़।